students, I will revise French Revolution, and in this chapter, first of all, important date is 14 July 1789. This date is very important because on this date, Bastille was attacked in the country of France. So at that time, when this 18th century, हम इसको जब भी 1789 लिखा है, it means ये 18th century. Means 18th century के near about, this was very, you can say, shocking. That first time in the history of France, the people they attacked a palace. ठीक है? And the reason क्या था? क्योंकि फ्रांस में उस टाइम पीरियड में क्या था? Monarchy system was there, and there were very causes. मेन कॉज वॉज मोनार्की. ठीक है, तो जब भी हम रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, रेवोल्यूशन जो है अल्टीमेटली सबसे पहले ये देखो कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज ऑफ द गवर्नमेंट बाय एनी मींस, यानी कि किसी भी तरह से जब गवर्नमेंट को अचानक से चेंज कर दिया जाता है और लोगों का जो एंगर है, लोगों का एग्रेशन जो है वो गवर्नमेंट के सामने जो है वो आता है, इसको क्या कहा जाता है? रेवोल्यूशन. आपने 8th क्लास में 1857 का रिवोल्ट पढ़ा था, तो दैट वाज रिवोल्यूशन अमंग इंडियन. आपने आर्मी का रिवोल्ट पढ़ा था कि जब आर्मी ने ग्रीस कार्टेजेस यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, तो उसको हमने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मींस रिवोल्ट ऑफ 1857. बट इन दिस चैप्टर we are learning about, you can say our main target is, our main motive is to know the reason behind the revolution. कि फ्रांस में अगर बेस्टाइल फोर्ट जो है उसको अटैक किया तो उसके पीछे क्या रीजन थे. इट मीन्स जो भी हमने इसमें बताना है वो 14 जुलाई 1789 से पहले का टाइम पीरियड बताएंगे कि क्या ऐसे रीजंस थे कि लोगों ने क्यों अटैक किया. तो दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि विच वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो जब भी आपने कॉजेज करने हैं हमेशा याद रखना कि आपने लाइंस में नहीं, आपने हेडिंग्स में बताना है, लाइक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, फोर्थ इज रोल ऑफ फिलोसफर्स, ऐसे वर्ड्स याद रखो, एंड क्राइसिस. ठीक है, जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना है ना, अपने हिंट्स बनाओ कि हमने इन हिंट्स को आगे एक्सप्लेन करना, प्रॉपर उनको अंडरलाइन करो. जो भी आपका टॉपिक है, लाइक पॉलिटिकल कॉज, हेडिंग को लिखो पॉलिटिकल कॉज, देन ट्राई करो कि उस हर एक कॉज में से एटलीस्ट 2 लाइंस आप लिखो. पॉलिटिकल कॉज में सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो? नंबर 1, एट दैट टाइम when monarchy system was in the France, Louis XVI was the king and monarchy system was there. monarchy का मीनिंग बताओ कि monarchy system ऐसा होता है जिसमें all the powers are in the hands of king only. सेकेंड, कॉज, हमने कॉज ये याद रखो, हमने जो भी कॉज बताना है वो रेवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में बताना है. अब अगर लुई 16 जो किंग था तो उसका रेवोल्यूशन का कॉज कैसे बना? बिकॉज he didn't give right to vote, यानी किसी लोगों को क्या नहीं दिया? right to vote. and people they were not given any power to change the rulers. जैसे आजकल के टाइम में हमारी कंट्री में हमें पावर्स दी गई. so at that time when he became the king 1774 में जब वो किंग बना था, he faced empty treasury, यानी कि खजाना जिसे कहते हैं ना, किंग का खजाना खाली था. क्यों खाली था? बिकॉज इससे पहले यानी कि इसकी मोनार्की सिस्टम, इसकी फैमिली जो थी वो वॉर में बहुत बिजी थी. अब एक ऐसा किंग जो नया नया किंग बना है उसके पास मनी नहीं है. अगर मनी नहीं है तो उसके पास जो है वो मनी कहां से आएगी? उसके लिए वो क्या करेगा? ही विल इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेगा कि उसके पास मनी आए? टैक्सेस. ठीक है. एंड सेकंड क्या है कि जब वो किंग बना ना, उसकी एज सिर्फ 20 ईयर्स की थी, तो उसको इतना एडमिनिस्ट्रेशन का इतना एक्सपीरियंस नहीं. So at that time people they faced many problems and this was the reason of revolution. Okay? क्या कह रहे हो? मोनार्की में कैसी एज लिमिट? मोनार्की जब वोटिंग राइट ही नहीं है तो मोनार्की में एज लिमिट क्या होगी? हाँ जी. नेक्स्ट इज सोशल कॉज. सोशल कॉज में आपने बताना है सोसाइटी को कैसे डिवाइड किया गया. इसमें आपने बताना है that society was divided into 3 parts, first, second and third estate. फर्स्ट estate यानी कि रैंक वाइज या इंपॉर्टेंस किसको दी जाती थी? क्लर्जी. क्लर्जी कौन होते हैं? चर्च पीपल, जो मेन चर्च की जो है प्रॉपर्टी को या चर्च को कंट्रोल करते थे.
फादर्स या जो प्रीस्ट होते, प्रीस्ट क्लास। सेकंड नोबल्स, नोबल्स कौन, मिनिस्टर्स एंड किंग, यानी कि सेकंड एस्टेट जो थी उसको कहा जाता था नोबिलिटी। फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ क्लर्जी, सेकंड कंसिस्ट ऑफ नोबिलिटी एंड थर्ड में दोनों तरह के कॉमन एज वेल एज रिच पीपल, फार्मर्स, बिजनेसमैन, कॉमन पीपल। कॉमन जो है उसमें कोई भी लिख सकते हो आप, बिजनेसमैन लिख सकते हो, फार्मर्स लिख सकते हो, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, फिलोसोफर्स, तो ये सारे थर्ड एस्टेट में आते हैं। अब ये तो सब आपने बता दिया कि सोशल प्रॉब्लम क्या थी, लेकिन अब इनमें हमने रेवोल्यूशन का कॉज बताना है कि रेवोल्यूशन के लिए कैसे ये कॉज बना। ऑल द बर्डन ऑफ टैक्सेस वाज ऑन थर्ड एस्टेट। कितने तरह के टैक्सेस थे, अलग अलग तरह के टैक्सेस, 4 काइंड्स ऑफ टैक्सेस वर देयर। टाइथ, टाइथ का मतलब होता है रिलीजियस टैक्स, रिलीजियस का मतलब होता है जो रिलीजन को देना पड़ता था, यानी कि जो कॉमन मैन थे, चाहे वो फार्मर्स थे चाहे बिजनेसमैन थे, वो चर्च को टैक्स देते थे, तो वो टाइथ था। देन टाइल, टाइल वाज इनकम टैक्स, यानी कि इनकी जो भी इनकम होती थी उस इनकम का कुछ परसेंट ये गवर्नमेंट को देते थे एज अ टैक्स। थर्ड था इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, जो भी वो चीजें खरीदते हैं उनके ऊपर भी उनको टैक्स देना पड़ता है। एंड फोर्थ जिसे हम कहते हैं ड्यूज, ड्यूज का मतलब होता है कि अलग अलग प्रोफेशंस, सपोज कोई फार्मर है या कोई वर्कर है, उनको अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कुछ ड्यूज देने पड़ते थे। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा टैक्स का बर्डन जो था वो कौन सी स्टेट पे था, थर्ड स्टेट। एंड फर्स्ट और सेकंड दे वर प्रोवाइडेड प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, सम स्पेशल राइट्स। स्पेशल राइट का मतलब क्या होता है, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट क्या कहती है कि किंग का कहा गया हर वर्ड लॉ है, यानी कि उस टाइम पीरियड में किंग जो भी वर्ड्स या जो भी कुछ बोलते थे वो अपने आप लॉ बन जाता था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में पार्लियामेंट नहीं थी, कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। एंड ये एक मेन जो था वो रेवोल्यूशन का कॉज बना, दैट पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट दे वर वेरी बर्डन्ड विद द टैक्सेशन सिस्टम, ओवर बर्डन था उनके, ठीक है। थर्ड फिर आपने बताना है इकोनॉमिक कंडीशन। इसमें इकोनॉमिक कंडीशन क्या बताओगे, जैसे हम टैक्स का तो बता ही चुके हैं, फिर आपने बताना है अगर इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए तो सोसाइटी में थर्ड एस्टेट जो थे इनका टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना था, 90%, और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे सिर्फ 10%। अब आप पॉपुलेशन की बात करो तो थर्ड एस्टेट थी 90% और फर्स्ट एंड सेकंड थे 10%। तो लैंड ज्यादा किसके पास होनी चाहिए, इनके पास या इनके पास, फर्स्ट एस्टेट के पास क्यों होगी बच्चे, 90% पॉपुलेशन कॉमन लोगों की है, वो सिर्फ 10% है, तो लैंड ज्यादा किनके पास होनी चाहिए, कॉमन के पास होनी चाहिए ना। लेकिन सिस्टम गलत था, 60% ऑफ द टोटल कंट्रीज लैंड वाज एक्वायर्ड बाय फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट। एंड इनमें से जिनके पास लैंड थी दे वर वेल ऑफ, लेकिन जिनके पास लैंड नहीं थी मेन प्रॉब्लम उनको थी कि वो लैंडलेस थे, उनके पास जॉब नहीं थी, उनके पास किसी भी तरह से इनकम नहीं थी, तो उनको या तो एज अ लेबर या एज अ जिसे हम कहते हैं कि फार्मर, नोबल्स के लैंड पे काम करना पड़ता था, लेकिन उनको सैलरीज और वेजेस प्रॉपर नहीं मिलते। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन थी उस टाइम पीरियड में, दैट मैनी पीपल दे वर लैंडलेस, they were unemployed, they were very poor, they were not getting wages, and already सोसाइटी में, मार्केट में जो है फूड शॉर्टेज थी। फूड शॉर्टेज जब होगी किसी भी कंट्री में तो चीजों के रेट बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे। तो ये उस टाइम में मेन प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन में बताना, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रोल ऑफ फिलोसफर। इसमें आपने मेन बुक्स और उनके फिलोसफर्स के नेम बताने। फॉर एग्जांपल यस रिदम, फिलोसफर्स कौन कौन से फिलोसफर्स जो हैं वो बहुत फेमस हुए और उनकी बुक्स को पढ़ के, परीक्षित, हाँ जी, उनकी बुक्स को पढ़ के किस तरह से जो कॉमन मैन हैं उन्होंने किस तरह से रिवोल्ट किया वो हमने इसमें बताना है। रोल ऑफ फिलोसफर यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये बताना है कि उन्होंने बुक्स पढ़ के कैसे रिवोल्ट किया। हाँ जी, नंबर 1 नेम एनी फिलोसफर एंड बुक। जॉन लॉक wrote 2 treatises of government। हाँ जी, sit down। हाँ जी, next रूजो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, मॉन्टेस्क्यू स्पिरिट ऑफ लॉ। सिट डाउन। नेक्स्ट एक और फिलोसफर बहुत फेमस है, वोल्टायर। सिट डाउन।
ठीक है, तो आपने इसमें बताना है बाय आफ्टर रीडिंग द बुक्स ऑफ दीज फिलोसफर्स मैनी पीपल दे ब्रॉट रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। बुक्स को पढ़ के रेवोल्यूशन कैसे लाया जाता है, यानी कि इन बुक्स में कौन कौन से आइडियाज थे। नंबर 1 सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि इन बुक्स में बहुत से ऐसे आइडियाज थे जो आइडियाज हमारी कंट्री में आज इंप्लीमेंट किए जाते हैं, बट एट दैट टाइम दीज आइडियाज वर नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो ऐसे बहुत से आइडियाज, यू कैन राइट 3 और 4 आइडियाज। नंबर 1 पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो उस टाइम पे में नहीं था। सेकंड, और कौन सा आइडिया बहुत फेमस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लीडर्स एंड पीपल, यानी कि 5 साल के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, और अगर ये रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो इनको चेंज करने का राइट लोगों के पास होना चाहिए। देन थर्ड, किंग के जो डिवाइन राइट्स हैं, यानी कि प्रिविलेजेस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। किंग जो है, किंग भी एक कॉमन मैन हो सकता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास ऐसी पावर्स होनी चाहिए और वो अपनी पावर्स को मिसयूज करे। तो ऐसे बहुत से आइडियाज उस टाइम पर में सोसाइटी में फेमस हुए। आफ्टर रीडिंग दीज आइडियाज मैनी पीपल दे ब्रॉट रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। लास्ट आप बताओगे क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। इसका मेन कॉज कैसे बना? इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब होता है नियर अबाउट, जैसे रेवोल्यूशन की डेट कौन सी है, 14 जुलाई 1789, इसी यानी कि 1789 सेम ईयर, यानी कि उसी पर्टिकुलर ईयर में बैड हार्वेस्ट के कारण फूड शॉर्टेज वाज देयर इन द कंट्री, प्राइसेस वर वेरी हाई and common people, they were not getting food items properly and they had to wait for a long hours, लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, शॉप्स को बंद कर दिया जाता था, एंड ये उनका फ्रस्ट्रेशन, ये जो एंगर है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फिर ब्रेड शॉप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। जब कॉमन लोग जो है उनको खाना नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, रिवोल्ट, अटैक करेंगे, है ना। उनकी फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, आर्थिक, हाँ जी। क्राइसिस का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है, बेसिक फैसिलिटीज, पर्सन को जो है वो बेसिक फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, यस। बट एट दैट टाइम लुई 16 was not able to provide these 3 basic facilities to the people, and that's why जब लोगों को ये फैसिलिटीज नहीं मिली, उनके पास सिर्फ एक ही वे आउट था, दैट वाज रेवोल्यूशन। ठीक है, ये रेवोल्यूशन किस फॉर्म में आया, इस रेवोल्यूशन में हमने ये बताना है दैट पीपल दे फॉर्म पीपल मिलिशिया, उन्होंने अपनी एक खुद की आर्मी बनाई, और इस आर्मी ने 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल का जो 3 मेन पैलेसेस जो हैं वो आपने फ्रांस में पढ़े हैं। नंबर 1 पैलेस ऑफ बेस्टाइल, दूसरा आपने पढ़ा है पैलेस ऑफ वर्साई, एंड तीसरा आपने पढ़ा है पैलेस ऑफ टुलेरिस। तो ये तीनों पैलेस किंग लुई 16 के थे, लेकिन जो बेस्टाइल फोर्ट था इसमें वो रहते नहीं थे, बल्कि इसमें उन्होंने क्या किया था, आर्म्स एंड एम्युनिशन कलेक्ट किया हुआ था। एंड सेकंड, ये काइंड ऑफ प्रिजनर, जिसे कहते हैं कि जो लोग रिवोल्ट करते थे उनको यहाँ पे अरेस्ट करके रखा जाता, तो लोगों को अब ये था कि वो इस फोर्ट से बहुत ज्यादा जो है वो हेट करते थे। व्हाई पीपल दे हेटेड बेस्टाइल फोर्ट, व्हाई पीपल हेटेड बेस्टाइल फोर्ट, हाँ हाँ, प्रिजन तो था, बट व्हाई दे हेटेड, एक किला है, किले से नफरत क्यों करेंगे वो, क्योंकि उसमें लोगों को जो है वो खत्म करने के लिए मटेरियल, आर्म्स एंड एमिनेशन, जो उस टाइम पीरियड में स्पोर्ट्स या जो उनके पास गन पाउडर वहां पे स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है। एंड सेकंड इज, उसको एक प्रिजनर काइंड ऑफ सेल बनाया था, लोगों को अरेस्ट करके वहां पे रखा जाता था जो रिवोल्ट करते थे, और इसीलिए लोगों को वो बेस्टाइल फोर्ट जो है वो डिमोलिश करने के लिए 1789 14 जुलाई में लोगों ने सबसे पहले उसको ही खत्म करने का जो है वो ट्राई। So this was the reason why many people they attack palace of Bastille. अब अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन यही आ जाता है, why people attack Bastille, तो रीजन विल बी द सेम, क्योंकि हमने मेन बताना है causes of revolution, causes ही आएगा। Suppose I am asking why people hated, why people attack Bastille, क्यों अटैक किया, तो उसके पीछे भी सेम रीजन है, people were frustrated and angered because of many reasons. These reasons were not satisfied, that's why they attacked and they brought revolution of 13 July 1789. Clear? अब हमेशा याद रखना कि इन चैप्टर्स में जहां पे क्वेश्चन खत्म होता है उसी से ही नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब यहां तक आपने पढ़ा है कॉजेस, अब हम मेन पढ़ेंगे कि किंग लुई 16 जो है उसका मेन एंड कैसे हुआ, मोनार्की का एंड कैसे हुआ,
हमने अभी तक पढ़ा है 14 जुलाई 1789 को सिर्फ अटैक किया। नेक्स्ट इज सेकंड जो है दैट इज मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। क्या थी बेटा ये मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल? हाँ जी, स्टेट जनरल पार्लियामेंट नहीं थी, मतलब पार्लियामेंट तो मैंने को बताया मोनार्की में पार्लियामेंट थी ही नहीं। स्टेट जनरल काइंड ऑफ पॉलिटिकल बॉडी, ठीक है। पॉलिटिकल बॉडी का मतलब क्या होता है, जब भी किंग नए टैक्सेस लगाता था, किंग अलोन कांट, किंग अकेला नहीं टैक्स लगाता था, उसको फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना पड़ता था। दिस टाइम डे वाज डिसाइडेड, मीटिंग जो है वो बुलाई गई एंड पैलेस ऑफ वर्साइल उसको डेकोरेट किया गया। एंड प्रपोजल क्या था, इस मीटिंग का मेन एजेंडा क्या था, टैक्सेस बढ़ाए जाएं ताकि किंग की ट्रेजरी जो है और ज्यादा इंक्रीज हो, ठीक है। और दो क्राइटेरिया रखे गए, एक तो लोगों को इनवाइट करने का क्राइटेरिया, एक वोटिंग क्राइटेरिया। इनवाइट करने के लिए क्या किया गया, 300 फ्रॉम फर्स्ट स्टेट वर इनवाइटेड, 300 फ्रॉम सेकंड, यानी कि उस मीटिंग में 300 चर्च पीपल थे जो क्लर्जी मैन थे। 300 कौन थे, मिनिस्टर, नोबल्स और उनकी फैमिलीज प्लस किंग तो था ही। थर्ड 600, वाई 600, बिकॉज इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन सिटिंग क्राइटेरिया क्या था, 300 चेयर्स वर अरेंज, आमने सामने चेयर्स रखी गई, इनको बिठा दिया गया, लेकिन इनको खड़े रखा, पीछे खड़ा कर दिया एंड उनको किसी भी तरह से कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। जब ये 600 लोग मीटिंग में आए, इनके पास बहुत सी लेटर्स थी, ग्रीवेंसेस थे, इनकी प्रॉब्लम्स थी, बट किंग ही ही रिजेक्टेड द प्रपोजल, उसने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि किसी भी तरह से इनके ग्रीवेंसेस या जो भी इनकी डिमांड्स थी उनको जो है वो सुनने से मना कर दिया। सेकंड वोटिंग क्राइटेरिया क्या था, इससे पहले जब भी मीटिंग होती थी वोटिंग क्राइटेरिया होता, हाँ जी सिट प्रॉपर्ली, इससे पहले जब भी वोटिंग क्राइटेरिया होता था, ईच स्टेट हैड वन वोट। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेट का होगा, सेकंड स्टेट का एक वोट, थर्ड स्टेट का एक वोट, तो ओपिनियन किसकी मानी जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट की, और इनको क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर, ठीक है। दिस टाइम these people they wanted voting should be changed, each person should be given one vote, हर पर्सन को एक वोट मिले। अगर हर पर्सन को वोट मिलेगा तो 600 है, इनके वोट जो है वो 600 की वैल्यू होगी, लेकिन किंग ने इनको वोटिंग क्राइटेरिया चेंज करने से मना कर दिया। एंड जब इन लोगों को लगा कि इनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, दे वॉकड आउट। वॉकआउट का मतलब क्या, वॉकआउट का मतलब क्या होता है, बिना किसी डिसीजन के, किंग की परमिशन के बिना असेंबली से या जो जनरल मीटिंग थी उससे बाहर आ गए, और बाहर आकर वो कहां पे इकट्ठे हो गए, टेनिस कोर्ट। एंड टेनिस कोर्ट जो है यानी कि पैलेस ऑफ वर्साइल के बाहर एक बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट प्ले ग्राउंड काइंड था, वहां पर ये बैठ गए और उन्होंने क्या किया, अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई एंड दे ट्राई टू फ्रेम, वेरी गुड, ट्राई टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आज से पहले नहीं था। कंट्री में ना कॉन्स्टिट्यूशन था, ना पार्लियामेंट थी, ना कोई रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब जब वो बाहर आ गए और 20 जून को उन्होंने ऑथ ली, ऑथ का मतलब है कि वो यहां से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक वो कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे। ये जो 600 थे इसमें रॉबेस्पियर भी एक था, ठीक है, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे ना, मैक्सिमम रॉबेस्पियर वाज वन ऑफ दीज, ठीक है। एंड जब ये नेशनल असेंबली बनी, इसमें दो लीडर्स बहुत फेमस, मतलब जो लीडर्स थे जिन्होंने इनको लीड किया, मिराबियो एंड एबेसी, ठीक है। तो एबेसी ने एक पैम्फलेट भी लिखा, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। मिराबियो जो वो थे, वो भी नो डाउट मिराबियो जो थे वो सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, बट स्टिल ही सपोर्टेड नेशनल असेंबली। जिस टाइम पर हमें नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, बाकी एरियाज में क्या हो रहा था, जो विलेज एरियाज में या सिटी में लोग रिवोल्ट कर रहे थे, हर तरफ रिवोल्ट कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि लोग जो हैं वो असेंबली से बाहर आ गए, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुना गया, तो हर तरफ रिवोल्ट हो रहा था। और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बेस्टाइल को क्या किया गया, अटैक किया गया। और जब किंग को पता लगा कि बेस्टाइल को अटैक किया गया है, तो किंग जो था ही वाज स्केयर्ड ऑफ, ठीक है, किंग को ये हो गया कि अब कहीं लोग और ज्यादा रिवोल्ट ना करें। देन ही गेव लीगल रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। लीगल रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि इस नेशनल असेंबली को क्या देगी परमिशन, कि वो क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन। 1789 को नेशनल असेंबली बनी
89 टू 90, 90 टू 91। फाइनली इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ईयर में बनाया? 1791। ठीक है, तो 2 इयर्स लगे नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन इन 2 इयर्स में लुई 16 जो है उसने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। फर्स्ट चेंज उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? दैट ही एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, फार्मर्स के बीच में से मिडिल मैन को निकाल दिया, काफी हद तक लोगों को कुछ फैसिलिटीज दी गई, बट स्टिल पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड। अब आ जाइए जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके फीचर्स क्या थे। थर्ड, यानी कि यहाँ पे मैंने ये सेकंड क्वेश्चन खत्म किया है नेशनल असेंबली का। अब इसके बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके फीचर्स क्या थे? अकॉर्डिंग टू दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1, citizens were divided into 2 parts, active and passive. Active किसको बनाएगा? जिनकी एज only मैन, जिनकी एज 25 थी और जो टैक्स पे करते थे। पैसिव यानी कि पैसिव किनको कर दिया? जिनकी एज कम थी, बिलो 25, वुमेन एंड माइक की प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, ठीक है। अब वोटिंग क्राइटेरिया क्या हुआ? वोटिंग के लिए क्या किया गया? सिर्फ एक्टिव सिटीजन कैन वोट। हाँ जी, सिर्फ एक्टिव सिटीजन कैन वोट फॉर इलेक्टर्स। पहले सुनो, इनडायरेक्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चे? कि एक्टिव सिटीजन सिर्फ वोट कर सकते हैं इलेक्टर्स को, लेकिन इलेक्टर्स जो हैं, इलेक्टर्स आगे वोट करेंगे मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। यानी कि जो असेंबली 1789 में बनी थी उस असेंबली को रिप्लेस किया गया, नई नेशनल असेंबली बनी और इलेक्टर्स विल वोट फॉर मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। बच्चे आवाज नहीं आती। हाँ जी, सेकंड क्राइटेरिया क्या था? पावर्स वर डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। लेजिस्लेचर में कौन आया? किंग। एंड जुडिशरी में कौन आए? जजेस। ठीक है, सेकंड फीचर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का जो नया फीचर था। थर्ड, और क्या फीचर रखा गया इसका? थर्ड फीचर, कॉमन एक्टिव सिटीजंस कैन वोट फॉर जजेस। क्या हमारी कंट्री में सिस्टम है ये सिस्टम? लेकिन फ्रांस में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, देन एक्टिव सिटीजंस कैन वोट फॉर जजेस। हाँ, एट दैट टाइम इट वाज इम्प्लीमेंटेड, अभी तो नहीं है लेकिन उस टाइम पर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एनी अदर डाउट बेटा? एनी डाउट? Rest I will discuss tomorrow.